नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में मुस्तकिल नौकरियों की मांग को लेकर सरापा एहतजाज हैं आरजी मुलाजमीन। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में खस्ताहाल सड़कों से परेशान है मकामी अवाम। और वादी में हिफाजती अमले की जानिब से माजूर अफराद के लिए खास तिब्बी कैंप का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की मुसीबतों का खात्मा नजर नहीं आता। यहां कदम कदम पर अवाम जिंदगी की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। जिन्हें तालीम नहीं मिल रही, उन्हें इस बात की फिक्र सता रही है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो भला अच्छी नौकरी कैसे करेंगे, और जिन्हें नौकरी मिल गई है उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि इसे बरकरार कैसे रखा जाए। दरअसल इस वक्त बेशतर महकमों के हजारों मुलाजमीन पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। हुकूमत कोई न कोई बहाना बनाकर इन्हें निकालने में लगी है, इसलिए ये लोग मुस्तकिल होना चाहते हैं। इस सिमत में एक बड़ी कामयाबी उन्हें तब मिली जब गुज़िश्ता बरस असेंबली में इन्हें मुस्तकिल करने के लिए बिल पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मकामी पार्टी मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हो गई। तब से अब तक इनका मसला जस का तस अटका हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी का बुरा हाल है। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरी पाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ती है। रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि आवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। दरअसल हालिया बरसों में बहुत सी तकरूरी आर्जी तौर पर हुई है। इनमें से बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। ऐसे में डरे हुए बेशतर मुलाजमीन जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उन सभी ने परमानेंट होने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि गुज़िश्ता बरस मकामी असेंबली ने इन्हें मुस्तकिल करने के लिए एक बिल पास किया था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। डिमांड्स हमारी यही है कि इस एक्ट को असेंबली से पास किए हुए गैजेट ऑफ पाकिस्तान में छपने के बाद 10 महीने गुजरने को आए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसे फुटबॉल बना के रखा हुआ। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारी डिमांड्स ये है कि एक्ट पे मानो इम्प्लीमेंटेशन की जाए। चाहे आज इस धरने की वसातत से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दे, भले 10 बंदों के आर्डर्स दे दे, 2 बंदों के आर्डर्स दे दे, लेकिन हमारी डिमांड्स ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का अमल तो शुरू हो। अगर पंजाब में ये लाखों मुलाजमीन को रेगुलर कर सकते हैं, सिंध में लाखों को कर सकते हैं, KPK में कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, तो GB में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या GB के मुलाजमीन किसी और खित्ते से आए हुए हैं या फिर ये एलियंस हैं? इनके साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक क्यों रखा जा रहा है? जो लोग किसी महकमे में 10 से 15 बरस काम कर चुके हैं, वो भला कहाँ जाएं, क्या करें? इन्हें पता है कि इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। हर पल इनके सर पर तलवार लटकी है, इसलिए ये जल्द से जल्द मुस्तकिल होना चाहते हैं। इन्हें इस बात से भी इतना गुस्सा है कि जब खुद गवर्नर ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए थे और अब ये कानून की शक्ल ले चुका है, तब भी इनके मुस्तकबिल से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? इस खित्ते में तालीम याफ्ता और हुनरमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में अपनी नौकरी गंवाने का खतरा भला कौन मोल लेगा? खास बात यह है कि एहतजाजियों में बड़ी तादाद खवातीन की है। जो एक्ट हमारा 1 साल पहले पास हुआ था, अभी तक उस पे अमल दरामद नहीं हुआ है, इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं धरने में। तो जब तक ये लोग हमें हमारा ऑर्डर नहीं देंगे तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम बैठे रहेंगे यहाँ पे, चाहे 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो, हम यहाँ पे बैठे ही रहेंगे। यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक हमें ये हमारा ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो बिल है वो 1 साल पहले पास हुआ है। इसके बाद ये कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं, कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं, पुरफामा पे पुरफामा हमसे मांग रहे हैं, पुरफामा पे पुरफामा मांग रहे हैं। क्या मकसद है इनका? हम कोई इस तरह से नहीं आए हैं, हम भी इंटरव्यू पास करके, टेस्ट पास करके आए हैं। मुख्तलिफ महकमों के ऐसे लगभग
6,000 मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर हर वक्त नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहा है, जबकि इनमें से कोई 5 साल की नौकरी कर चुका है तो कोई 10 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दे चुका है तो किसी को 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। ताज्जुब की बात यह भी है कि गवर्नर साहब ने बिल पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। अब वो इस मामले में कोई भी मुदाखलत करने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग की हुकूमत जिसके दौर में मुलाजमीन को रेगुलर करने वाला बिल पास हुआ था, वो इसके लिए मौजूदा हुकूमत को गुनहगार ठहरा रही है। यहाँ पे बेरोजगारी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि कोविड की वजह से इस वक्त चाइना बॉर्डर भी बंद है और तब्दीली सरकार की मेहरबानी इनके बदौलत से गिलगित बल्तिस्तान के जितने यहाँ पे ठेके थे उनके ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है और साबिका हुकूमत के प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ है। 40 अरब के जो हमारे डेवलपमेंट बजट था या जो एडीपी था उसके अंदर कट लगाया है। तो ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि आखिर ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं। अब ये मुलाजमीन जो यहाँ धरने पे हैं ये मजबूर होकर गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। इन अफराद ने ये सोचा था कि देर सवेर उनका भी बेहतर वक्त आएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे, बढ़िया तनख्वाह होगी और बेहतर जिंदगी। लेकिन इस दौरान न तो कभी इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ और न ही कभी प्रमोशन मिला। टीए और डीए जैसे दीगर मराद की तो बात ही करना गुनाह है। इतने साल की नौकरी के बावजूद निकाले जाने का टेंशन जरूर हावी रहा, लेकिन सच पूछो तो जिंदगी को मानो असली इम्तिहान लेना बाकी था। ये लोग आगे के फैसले के बारे में सोच विचार कर ही रहे थे कि हुकूमत ने कोरोना की आड़ लेते हुए एक के बाद एक लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है और वो खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों को हलाल कर रही है। यहाँ पे और कोई जरिया है ही नहीं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिवाय गवर्नमेंट जॉब के। अगर गवर्नमेंट जॉब के ऊपर पाबंदी तो वैसे भी है, उसके अलावा ये जो 6,500 मुलाजमीन है ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब खान साहब पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हम जो है 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो मैंने डिप्टी स्पीकर को यही कहा कि जनाब खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो ये 6,000 मुलाजमीन है, तो क्या इनको आप रेगुलर नहीं कर सकते। हुकूमत और इंतजामिया ने सोचा कि अभी लोगों को निकालने में आसानी होगी क्योंकि लोग कोरोना की वजह से एक साथ जमा नहीं हो सकते। ऐसे में भला वो एहतजाज करने क्यों आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन लोगों के सड़कों पर उतरने से और लोगों में भी हिम्मत आ रही है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज बुलंद करते हैं। हाँ, उनके एहतजाज के वजूहात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस बार तो सवाल इनकी रोजी रोटी का है, इसलिए ये पूरी ताकत के साथ इस एहतजाज में जुटे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को इस तरह भटकते देखना वाकई तकलीफ देह है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने के साथ साथ मुआशरे के हर शख्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करवाने के लिए इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी अहम किरदार अदा करता आया है। भारतीय फौज की जानिब से माजूर अफराद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए खास इकदामात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत किए जा रहे हैं। वक्तन फवक्तन मुनक़िदा कैंपों में माजूर लोगों को मसनूई अज़ा व तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी के जरिए इनकी मदद की जा रही है। इस सिमत में हालिया दिनों अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में माजूर अफराद के लिए खास कैंप का एहतमाम किया गया। मुआशरे के हर शख्स को, खास तौर से माजूर अफराद को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी मुस्बत कदम उठाता आया है, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों के माजूर अफराद की मदद के लिए कैंप का इनेकाद किया जाना भी शामिल है। इस सिमत में जिला अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में
हिफाजती अमले की जानिब से माजूरों के लिए मेगा डिसेबिलिटी केयर एंड मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में माजूर अफराद ने शिरकत की। इंडियन आर्मी के माध्यम से ये जो कैंप का आयोजित किया गया, इस कैंप में बहुत सारे ऐसे विकलांग भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जिनके शारीरिक परिस्थिति बहुत ही खराब है, जो कमर के नीचे विकलांग के चल नहीं सकते। तो उनके लिए हमने यहाँ पे जो सहायता लाया है व्हील चेयर, जिसके माध्यम से वो अपने आप सेल्फ डिपेंड बोलते, जो कहीं भी छोटे मोटे जगह जाना हो तो किसी को कंधे में उठाने की जरूरत नहीं, वो साइकिल के माध्यम से खुद चल सकते हैं। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा कैंप को कामयाब बनाने के लिए मकामी हैंडीकैप्ड एसोसिएशन और पुणे की गैर सरकारी इदारे ने अपना अहम रोल अदा किया। कैंप में इन्हें मसनूई अज़ा, व्हील चेयर्स, हियरिंग मशीन और दूसरे जरूरी आलात दिए गए। मसनूई अज़ा और दीगर सामान दस्तयाब करवाने के लिए कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग अजला से जरूरतमंद लोगों को अलग अलग गाड़ियों में लाया गया। हिफाजती अमले की जानिब से दिए जा रहे ऐसे अहम सामान के सबब माजूरों को अपनी जिंदगी आसान बनाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। आर्मी और यहाँ पे जो एनजीओज जिन्होंने ये मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है, तो बिलखसूस जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको इनसे बहुत बड़ा फायदा मिला है, बहुत बड़ा फायदा आगे भी मिलेगा, लेकिन आज भी बहुत बड़ा फायदा मिला है। हम इसलिए बहुत शुक्रगुजार हैं। सिक्योरिटी अहलकारों की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में ऐसे खास लोगों को मदद फराहम करने पर ज्यादा तवज्जो दिया गया, जिनके जिस्म में कमर से निचला हिस्सा काम करने से पूरी तरह से कासिर हो चुका हो। इसके मद्देनजर प्रोग्राम में शामिल फर्द को जरूरत के मुताबिक बैसाखी, वॉकर और स्टिक्स दी गयी। इसके साथ दूसरी जिस्मानी दिक्कतों को दूर करने के लिए लोगों का इलाज किया गया और सामान भी दस्तयाब करवाए गए। हिफाजती अमले की ओर से दी जा रही मदद से वादी के मुख्तलिफ इलाकों के बड़ी तादाद में शामिल लोग मुतमईन और खुश नजर आए। ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो पर्सन में डिसेबिलिटीज है, यूजुअली जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही लो बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये व्हील चेयर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर हम देखेंगे इस व्हील चेयर का करीबन 6-7 हजार का वैल्यू होता है, और वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये काफी अच्छा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शुक्रगुजार है इनका, क्योंकि इन्होंने ये कैंप यहाँ पे इनेकाद किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से माजूर अफराद की बेहतरी के लिए मिलजुल कर किए जा रहे मुस्बत इकदामात का ही नतीजा है कि अब माजूर अफराद भी दूसरे लोगों की तरह कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जा रही मदद और हौसला अफजाई की वजह से कई अफराद कामयाबी से अपना कारोबार चला रहे हैं, तो कई मुख्तलिफ खेलों में कामयाबी के परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के अहम तरीन कैंपों का इनेकाद हो, ताकि खित्ते के माजूर आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, जिसे इंतजामिया और हिफाजती अमला के अहलकार पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान बदउनवानियों में कराची शहर बनने की राह पर गामजन है। सीपेक और स्टेट सब्जेक्ट रूल की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाकिस्तान यहाँ की डेमोग्राफी को सकाफती और मजहबी तौर पर तब्दील कर रहा है। ऑफ रोड सोल ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान के लीडरान पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं और आजादी के लिए चलाई जा रही तहरीक में अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने टूटी फूटी सड़क की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के लिए तैयार किया है। 21वीं सदी के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऐसे शहरा सिर्फ पाकिस्तान ही तैयार कर सकता है।
DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर JNK टूरिज्म महकमे की जानिब से डल झील में 50 शिकारा नाव के साथ शिकारा रैली का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर टूरिज्म की जानिब से SKICC से रैली को फ्लैग ऑफ किया गया। इस मौके पर कोरोना वबा को देखते हुए सभी SOPs का पूरा ख्याल रखा गया। सबा कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि हालिया दिनों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जानिब से टूरिज्म प्रमोशन के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफद के सामने मास्टर शेफ इंडिया की विजेता और सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया ने कश्मीरी खान पान से मुताल्लिक अपनी पाक सलाहियतों का मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद करना महज एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। TLP तंजीम को बैन करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जमात-उद दावा के हाफिज सईद, लश्कर तैयबा के ज़कीउर रहमान और दूसरे दहशतगर्द सरगनाओं पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सड़कों की खराब हालत किसी से छुपी नहीं है। शहरी इलाकों की सड़कें भी यहाँ खस्ता हाल हैं। वैसे कहा जाता है कि सड़कें किसी इलाके की तरक्की का पैमाना होती हैं। अगर इस लिहाज से आंका जाए तो साफ पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कितना पिछड़ा हुआ है। शहरी और देही इलाकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो हाईवे भी खस्ता हाली के शिकार हैं। चाहे मुजफ्फराबाद से श्रीनगर को जोड़ने वाला तारीखी रास्ता हो या फिर रावलाकोट से पुंछ को मिलाने वाला, सभी की सूरत हाल कमोवेश एक जैसी है। कुछ रास्तों की तारीखी अहमियत होती है, जैसे कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से श्रीनगर को मिलाने वाले इस रास्ते की। हालांकि खस्ता हालत के मद्देनजर ऐसा लगता नहीं कि ये कोई हाईवे है। किसी गली मोहल्ले की सड़क भी इससे ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की बात सबसे जुदा है। मुजफ्फराबाद से नीलम वैली को जाने वाला हाईवे भी कुछ यही कहानी कहता है। नीलम वैली एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है, इसके बावजूद यहाँ पहुँचने वाली मेन रोड बदहाली की शिकार है। तमाम सड़कें जो हैं हमारे नीलम वैली की वो खंडात बन चुकी हैं। बेशुमार दफा हमने हड़तालें भी की, हुकूमती ईवानों तक पहुंचे, हर नुमाइंदे तक पहुंचे, लेकिन किसी नुमाइंदे ने लोगों के नामान हाल का कोई जिक्र नहीं किया। खराब सड़कें अपने साथ लेकर आती हैं मुसीबतें और हादसे। गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर ड्राइव करते हुए अगर गाड़ी खराब हो जाए तो ना तो मैकेनिक मिलता है और ना ही कोई वर्कशॉप। ऐसे में सयाह, ट्रक ड्राइवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सभी परेशानी का शिकार होते हैं। खतरनाक मोड़ पर भी कहीं हिदायत देने वाले साइन बोर्ड नजर नहीं आते। ऐसे में थोड़ी सी भी तेज रफ्तार का मतलब है हादसे को दावत देना। खास तौर से मुश्किल उन लोगों को ज्यादा पेश आती है जो इस इलाके में नए हैं। ऐसे लोग अक्सर हादसों का शिकार होते हैं। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान अगर पाकिस्तान के किसी भी ऐसे का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा जो हादसात हैं वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में हुए हैं। सड़कों की खराब हालत के बायस सैकड़ों लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। खराब और नाकिस किस्म की सड़कों की सबसे अहम वजह है बदउनवानी का निजाम। यूं तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हर महकमे में बदउनवानी का बोलबाला है, लेकिन रोड और ट्रांसपोर्ट महकमे में ये कुछ ज्यादा ही नजर आता है। रिश्वत की बिना पर माफिया किस्म के ठेकेदार सड़कें बनाने का टेंडर हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। कहते हैं कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, लेकिन इस खित्ते में ये कहावत उल्टी मालूम पड़ती है। यहाँ तो ऐसे रिश्वतखोर अफसरों और ठेकेदारों के हाथ ही बेहद लंबे जान पड़ते हैं। यही वजह है कि तमाम शिकायत मिलने के बावजूद उनका बाल भी बांका नहीं होता है। पहले तो रोड सिंगल थी ना, उसमें काफी प्रॉब्लम थी। अभी रोड इन्होंने कशादा की है, लेकिन मेयार के मुताबिक, ग्रेड के मुताबिक नहीं की है। उस लिहाज से रोड जो अगर 2 या गाड़ियां या 3 गाड़ियां किसी अचानक किसी जगह में आ जाएं क्रॉसिंग के लिए मोड़ पे या किसी पहाड़ी जगह में, तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि इन्होंने ग्रेड आपका पूरा नहीं किया है।
کسی جگہ سے روڈ تنگ ہے، کسی جگہ سے روڈ زیادہ ہے، اس لیے اس روڈ پر جو ہے وہ آدمی مجری بالخصوص اوور سپیڈ یا فل سپیڈ میں گاڑی وہ نہیں چلا سکتا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چاہے جس بھی پارٹی کی حکومت رہی ہو، چاہے جو بھی حکمران گدی پر بیٹھا ہو، اسے صرف ذاتی مفاد سے مطلب رہا ہے۔ عوام کی فلاحی کسی بھی حکومت کا ایجنڈا نہیں رہی ہے، چاہے مسلم لیگ ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر اس علاقے کی اپنی مسلم کانفرنس، سبھی کا دامن داغدار ہے۔ سڑکوں کی حالت میں بہتری لانے کے لیے یہ رہنما پہلے اسلام آباد کا چکر لگاتے ہیں اور پھر جب تھوڑا بہت فنڈ مل جاتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے حصہ بانٹنے کا کھیل۔ اس کھیل میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ شیئر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سڑکیں دن پر دن خراب ہوتی گئیں اور یہ رہنما دن پر دن مالا مال ہوتے گئے۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کروڑوں کا روپے جو ہیں بجٹ انہوں نے ضائع کیا ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ جو روڈ اس معیار کی تھی وہ روڈ اس معیار کی نہیں بنی۔ ہمیں یہ توقع تھی کہ بہت اچھی روڈ بنے گی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کی غلامی کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ یہاں تعمیراتی کام پوری طرح سے رک گئے ہیں۔ بڑے بڑے کام کی تو بات ہی چھوڑیے، یہاں تو بنیادی ضرورتوں سے جڑے معاملے نہ تو حل ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں آنے سے ہر کوئی گریز کرتا ہے۔ جب تک یہاں کی سڑکیں بہتر نہیں ہوتی، کوئی بھی یہاں نہیں آنا چاہے گا۔ پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں نہ جانے کب سڑکوں کی حالت بہتر ہوگی۔ بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ یہاں پر پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مختلف دور دراز دیہی علاقوں کے ساتھ دیگر شہروں میں بسے غریب کنبوں کے پکے گھروں کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پردھان منتری آواس یوجنا اربن کی کامیاب شروعات کے بعد اس کے مثبت نتیجے اب سب کے سامنے آنے لگے ہیں۔ پونچھ جیسے سرحدی ضلع سمیت جموں کشمیر کے بیشتر شہری و دیہی علاقوں کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس اہم ترین منصوبے کے ذریعے رہنے کے لیے پکے گھروں کی خواہشات کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے۔ مزید جانکاری لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ کچے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے پختہ گھروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے پردھان منتری آواس یوجنا کے مثبت نتائج اب سب کے سامنے آنے لگے ہیں۔ جموں کشمیر سمیت ملک کے دور دراز علاقوں میں مقامی لوگوں کو پکے گھر دستیاب کروائے جا رہے ہیں۔ اس میں مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر انتظامیہ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کی مثال ضلع پنچ کے شہری علاقوں میں بھی دکھائی دی، جہاں پردھان منتری آواس یوجنا اربن منصوبے کے تحت خطئی فلاس سے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والے کنبوں کے لیے پکے گھر کا مکمل انتظام کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہاں پہ کچے مکان میں رہتے تھے، اس کے بعد گورنمنٹ کی ہیلپ سے ہم نے یہاں پہ پکا مکان بنا، ہم بہت خوش ہیں، ہمارے بچے بھی خوش ہیں۔ اب ہم ساتھ اکٹھے رہ کے ہم خوشی سے رہ رہے ہیں، تو ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ اسکیم چلائی، بہت اچھی اسکیم چلائی، اس سے ہم سبھی کو خوشی ہوئی ہے۔ دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں بھی ہر ضرورت مند کنبے کو یقینی طور پر پکا گھر مل سکے، اس کے لیے نوڈل ایجنسی JNK ہاؤسنگ بورڈ کے زیر نگرانی PMY منصوبے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس قومی منصوبے کے ذریعے غریب اور کامگار طبقے سے وابستہ لوگوں کو مستفید کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پکے گھروں کی فراہمی سے نہ صرف لوگوں کو موسم کی مار سے نجات ملے گی، بلکہ انہیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا موقع بھی فراہم ہوگا۔ قومی منصوبے کے تحت کیے جا رہے مکانات کے تعمیری کام سے مقامی لوگ بے حد خوش ہیں۔ یہ جو پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ہمیں تھوڑا ملا، تو ہم آگے بھی
मतलब इसको आस्ता आस्ता करके कंप्लीट करके तो थोड़ा सुख चैन से हम भी दिन गुजारेंगे। हम बहुत प्रॉब्लम में थे, हमारे पास टॉयलेट भी नहीं था, ये मकान की भी बहुत परेशानी थी। अभी हमने शुरू किया है तो हम बड़ा शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि हमारी इतनी हेल्प की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला पुंछ में अब तक 2 करोड़ 20 लाख रुपए लोगों को बतौर फंड तकसीम किए जा चुके हैं। जिला पुंछ में साल 2020-21 के दौरान 95 पक्के घरों की तामीराती मंजूरी दी गई है। जिला पुंछ के कुल 417 मकानात में से 163 घरों का तामीरी काम जोरों शोर से जारी है। इनमें से 55 कुनबों को आखिरी किस्त जारी की जा चुकी है। सभी अहल कुनबे को तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा रकम दिया जाना तय किया गया है। अमूमन इस कौमी मंसूबे के तहत कवर किए गए लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट्स दिए जाते हैं और तैयार होने वाले घर की 5 बार जियो टैगिंग भी की जाती है। इस योजना को जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, इसका फायदा जो हमें देखने को मिला कि मजदूर तबका जो रेहड़ी लगाते हैं, लोकल वेंडर्स हो गए हमारे पास, घोड़े चलाने वाले, जो लोगों ने भरपूर फायदा लिया है, उनको एक काफी मदद हुई है, बड़ी असिस्टेंस मिली है, इस पैसे से उनको बड़ी मदद हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जो विजन प्रधानमंत्री जी लेके चले हैं, उसी विजन से आगे भी लोग जो है इसका इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी मंसूबे के तहत शहर शहर और गांव-गांव में खतई फ्लास के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले ज्यादा से ज्यादा अफराद को साल 2022 तक पक्के घर दस्तयाब करवाने का हदफ रखा गया है। इसके जरिए लोगों को पक्के घरों के लिए माली इमदाद भी 4 मरहलों में दी जा रही है। अवाम की फलाहो बहबूदी के लिए किए जा रहे इस कौमी मंसूबे के जरिए आम आवाम की जिंदगी में दीगर तरह की तब्दीलियां लाई जा रही हैं। शहर में जगह जगह जहां लोग कच्चे मकानात में रहते थे, अब वहां भी पक्के घरों का इंतजाम किया जा रहा है। इस मंसूबे के खुशाइन नतीजों से जिला पुंछ के शहरी इलाकों में मकामी लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।